नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम स्वतंत्र वाणी के इस छठे एपिसोड में। अब तक इस सीरीज के हम 5 एपिसोड कर सकते हैं, जिनको अगर आप देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस कार्यक्रम में हम वर्तमान में चल रहे षड्यंत्रों के खिलाफ जितने भी क्रांतिवीर अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इस कार्यक्रम में ला करके उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी क्रम में आज की इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजीव दीक्षित जी के साथ क्रांतिकारी कार्य कर चुके हमारे क्रांतिवीर मदन दुबे जी, और साथ में जिनसे नमस्कार। आप परिचय पहले से ही है एडवोकेट साहिल गोयल जी। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मदन जी, और साहिल जी आपका बहुत बहुत नमस्ते। जी। तो शुरुआत हमारे मेन मुद्दे पर जो विषय रहेगा, विषय बता देता हूं दर्शकों को कि वर्तमान में जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ हम सब मिल करके किस तरह से लड़ सकते हैं ये भी हम समझेंगे। साथ ही साथ एडवोकेट साहिल गोयल जी के थ्रू इस षड्यंत्र की बारीकियां भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये षड्यंत्र किस तरह से ट्रैप किया गया है, जिससे कि हम षड्यंत्र को जितने ज्यादा बारीकी से समझ पाएंगे, उसी क्रम में हम उसके खिलाफ कुछ लड़ भी पाएंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा मदन जी, आप एक परिचय अपने हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपने बारे में दें, तो फिर वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। जी मदन जी। हम्म, देखो, बहुत बड़ा कोई परिचय नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि देश के लिए कुछ हम काम करते रहते हैं। जब मैंने देश के लिए काम करने की शुरुआत की थी सामाजिक कार्य में, तब मेरी उम्र 12 साल की थी। आज मेरी उम्र जी 42 साल की है। तो जब मैं राजीव जी से मिला उस वक्त 1992 में, तो राजू भाई जो है वो धर्मपाल जी से, प्रोफेसर धर्मपाल जो हमारे गुरु हैं, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, तो उनसे मिलने के लिए सेवाग्राम आया करते थे। मुंबई में शिफ्ट हुए तो मुझे, मतलब 2004 से राजू भाई ने मुझे यहाँ भेजा था। मगर उसके पहले मैं सेवाग्राम वर्धा में ही महात्मा गांधी का जो तीसरा घर है, तो वहीं पर मैं रहा करता था और राजू भाई के साथ में पूरे देश में घूमा करता था। और तो जब राजू भाई 1992 में सेवाग्राम आते रहे, तो उस वक्त पहली बार धर्मपाल जी के यहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और बहुत सारे प्रश्न वो पूछ रहे थे धर्मपाल जी को। तो मैंने कहा कि यार, ये इतने प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति है कौन। और उनके उस नेचर से, उनके प्रतिभा से मैं बहुत प्रभावित हुआ और फिर उसके बाद में उसी उम्र से जो है उनके साथ में देश भर में घूमता रहा। तो 2003 तक जो है हम लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बोलते रहे और अभी भी बोलते हैं। मगर 2003 से खासकर हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया था। उस वक्त हम लोग जो है 2003 तक पेप्सी, कोका कोला, ऐसे शीत पेय को मत पियो और ये सब मल्टीनेशनल कैसे लूट कर ले जा रही है उसके बारे में हम लोग बात करते थे। और 2003 में हमारे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे जिसमें 2014 तक सभी लोगों को स्वस्थ करने की बात सरकार कर रही थी, और जिसमें उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से कई डॉलर्स कर्जा लेने की बात कही थी। तो अरबों डॉलर वो कर्जे की बात थी, तो हम लोग उसके पीछे लगे और उसमें से बहुत सारी चीजें निकल कर आई कि 2014 तक अगर इतने सारे लोगों को अगर ठीक करना है तो डॉक्टर कितने हैं। फिर हम लोग पत्राचार करते रहे तो पता चला कि शीत पेयों को बेचने वाली कोल्ड ड्रिंक्स और मल्टीनेशनल कंपनियां तो ठीक है, वो कितना परसेंटेज ले जाती होंगी इस देश से लूट कर, मगर ये ड्रग्स बेचने वाली जो दवाइयां बेचने वाली कंपनियां हैं, वो सबसे ज्यादा परसेंटेज इस देश से लेकर जा रही है। 35-35 हजार% से एली लिली, सिबा गायगी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश से ले जाती है, ऐसे करके। तो हम लोगों ने उसके पीछे काम करना शुरू किया और फिर पूरे हेल्थ के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, उनसे मिलना शुरू किया। फिर उनको हमने ये डेटाज बताया और पता चला कि उनके पास में इन बीमारियों को ठीक करने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय सरकार के। और सरकार भी जब तक लोन नहीं लेती तब तक लोगों को ठीक नहीं कर सकती। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने जमा किए थे। तो हमको लगा कि स्वस्थ रहने के लिए लोगों को कुछ ऐसे नियम बताने चाहिए कि पहले जो डेटा थे कि लोग बीमार नहीं पड़ते थे, तो वो कैसे बीमार नहीं पड़ते थे। वो उनके पास में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी थी, ऐसी कौन सी संजीवनी थी। तो वो उन संजीवनी को हम लोगों ने खोजना शुरू किया। तो हमारे हाथ में दो पुस्तकों के
कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे। एक का नाम था अष्टांग संग्रहम और दूसरा है अष्टांग हृदयम। तो उसके 7,000 सूत्र थे। उन 7,000 सूत्रों के ऊपर हम लोगों ने लेबोरेटरी टेस्ट किया और कई लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले तो राजू भाई कार्यकर्ताओं के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने निकाला और लोगों को बताना शुरू किया। उसमें से कुछ 60-70 सूत्र, 7,000 में से 60 से 70 सूत्र ऐसे बताने शुरू किए जिससे लोग बीमार नहीं पड़ते थे। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुमित भाई ये सुनकर कि मैंने जब कोरोना शुरू हुआ और ये सब षड्यंत्र शुरू हुआ, तब मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई हमारे जितने भी साथी हैं वो जो पालन करते हैं इन सब सूत्रों का, उसमें से कितने लोग बीमार हुए। तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला हमारे लाखों कार्यकर्ताओं में से कि जो बोले कि भाई हमको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या हम बीमार पड़े। और मेरी बात बताऊं, मैं तो मतलब देश के नहीं दुनिया के बड़े एक योगा इंस्टीट्यूट में से मैंने शिक्षण लिया है। और मतलब एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योगा रिसर्च सेंटर जो बैंगलोर में है, अभी जिनको पद्मश्री मिला है HR नागेंद्र जी, उनके हाथों के नीचे हम लोग योगा और रिसर्च हम लोग करते रहे। और राजू भाई ने मुझे वहां भेजा था। तो लिपिन फार्मास्यूटिकल्स के लिए मैंने काम किया। एक बड़ी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी थी जो पहली टीबी के लिए कैप्सूल्स बनाती थी, और उनके जी लिए मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट उनके एग्जीक्यूटिव्स को सिखाता रहा। तो मैं आपको बताऊं कि 2003 से जब से हमने ये सूत्र पालन करने शुरू किए, मैं आज तक बीमार नहीं पड़ा। बहुत तो सही। बस यही सब चीजें हैं। और राजू भाई की मतलब परिचय में तो इतना ही है कि राजू भाई ही मेरा अपना परिचय है। मुझे बहुत राजू भाई सही। के नाम से ही, राजू दीक्षित जी के ही नाम से मुझे जाना जाता है। और मैं चाहता हूं कि इससे बड़ा परिचय और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत शानदार। बिल्कुल, चलिए और भी मैं आऊंगा आपके पास फिर से, लेकिन अभी साहिल जी मैं हम्म। आपसे चाहूंगा कि क्योंकि आपने लास्ट की लाइव में एक टॉपिक पर छोड़ा था जिसको आप कंटिन्यू करने के लिए बोला था आपने इस लाइव में, क्योंकि वर्तमान में जैसे मदन जी ने कहा था कि भी ये जो जिस जो महामारी बता दिया गया था जिस बीमारी को, तो जो लोग जागरूक हैं वो कभी बीमार पड़ ही नहीं रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहे हैं कि ये बीमारी किसी को इतनी तबाही नहीं मचा रही है कि इसको महामारी घोषित कर दिया जाए, फिर भी किसी एक षड्यंत्र के तहत इसको महामारी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद तो फिर जनता पर जिस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे वो टीका के नाम पर, चाहे वो तालाबंदी के नाम पर, आखिरकार इसके पीछे ये जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि यदि जबरन टीकाकरण करने वाले अधिकारियों से पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भी हमारे सीनियर हम पर दबाव बना रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए तो वो जी, कहते हैं हमारे भी ऊपर जो सिस्टम है। तो ये जो एक दूसरे पर टालने वाली बात हो जाती है, तो ये एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो षड्यंत्र रचने वाले हैं या जो अत्याचार कर रहे हैं, सबसे जो मास्टर माइंड है वो कौन लोग हैं और किस तरह से इन्होंने ये सिस्टम बना रखा है कि जागरूक लोग अगर कुछ करना भी चाह रहे हैं फिर भी वो कर नहीं पा रहे, और ये षड्यंत्रकारी लगातार जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को हम आपसे समझना चाहेंगे उस टॉपिक के थ्रू जो आप बताना चाहते हैं। जी। जी। सबसे पहले तो सुमित जी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं सभी क्रांतिवीरों को एक साथ जोड़ने के लिए, और बिना अपने प्रोग्राम की चिंता किए बिना, क्योंकि बहुत सी कंपनी जो है दबाव भी डाल रही हैं, और उस चीज़ को ना सहन करते हुए भी आप ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और मदन दुबे जी का तो एक स्पेशल बधाई के पात्र है, क्योंकि ये बहुत समय से लगे हुए हैं इस चीज मुहिम के अंदर, और जिस प्रकार से वो बता रहे थे उनकी हिस्ट्री भी अपने आप में एक प्रेरणादायक है। उन्होंने इतने साल की उम्र में वो लग गए और उसके बाद लगातार एक के बाद एक वो चीज करते चले गए, और आज तक इसी काम को बल दे रहे हैं। और इनका तो महाराष्ट्र के अंदर पूरा नाम है। हम अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। बहुत ही जो है बढ़िया कहने वाली चीज है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो ये षड्यंत्र तो बहुत गहरे चल रहे हैं। आप लोगों से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र चल रहे हैं। एक के बाद एक जो है लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है इसके अंदर। और बहुत से जो हमारे क्रांतिवीर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके इसको फाइट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हमें सफलता मिली भी है। हमारे जी। संगठन के अभी कुछ कार्यकर्ता जो असम के अंदर हैं, उन्होंने भी इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और फाइट किया, और वो लोग भी बचे हैं और आगे भी वो प्रेरणा दे रहे हैं दूसरे लोगों को। तो समय जी। ज्यादा न लेते हुए
क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। जो समय बीत जाता है वो बाद में मुड़ के वापस नहीं आता। तो मेरी एक ये लाइन है जो फेवरेट लाइंस में से एक है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा एल्बर्ट बिटरमैन के बारे में। जी एल्बर्ट बिटरमैन एक साइंटिस्ट थे 1953 के अंदर, जब चाइना के अंदर और कोरिया के अंदर विश्व युद्ध टाइप की सिचुएशन चल रही थी। उस टाइम पे जो युद्ध चल रहे थे, तो अमेरिका की कुछ फोर्सेस आई हुई थी। वहां पे अमेरिका की फोर्सेस के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा था, जो उनके साथ बहुत ही निंदनीय व्यवहार करते हुए उन लोगों को उत्पीड़न दिया जा रहा था, उसके बारे में एल्बर्ट बिटरमैन ने 1953 से 1957 के बीच में इसके ऊपर रिसर्च की। उन्होंने कुछ पेपर्स लिखे एंड उन्होंने बताया कोवर्जन क्या होता है। तो इनका एक बहुत ही फेमस चार्ट है, एल्बर्ट बिटरमैन्स चार्ट ऑफ कोवर्जन। कोवर्जन यानी कि दबाव, किसी भी प्रकार का किसी को दबाव देना या किसी चीज के अंदर बांधना उसको, या किसी भी प्रकार से उसको उलझा देना, या वो स्ट्रेस में आना, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या फिर वो आपका फिजिकल स्ट्रेस है या इमोशनल स्ट्रेस है, किसी भी प्रकार से उसको दबाव में महसूस करवाना और उसके थ्रू दबाव में लेने के बाद उससे वो काम करवाना जो सामने वाला आदमी चाहता है, जो कि बिल्कुल गलत है कानूनन भी, हमारे संविधान के अनुसार भी और हमारे कॉमन लॉ में भी ये हर प्रकार से ये गलत है। क्योंकि जो एक नेचुरल लॉ है उसमें आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो आपका फिजिकल फॉर्म में हो, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। आदमी की फ्री विल होनी चाहिए। उसी प्रकार से इस टीकाकरण के अंदर जो है प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को, तो ये जी कोवर्जन है एक किस्म का। इसी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है एल्बर्ट बिटरमैन का, बिटरमैन्स चार्ट ऑफ कोवर्जन, इसमें कुछ पर्टिकुलर उन्होंने टॉपिक्स बताए थे। इसमें एक है आइसोलेशन। तो अगर आप आइसोलेशन समझेंगे, ये होता है किसी को अलग थलग कर देना। किसी एक आदमी को जी उसकी विचारधारा होने के कारण से, या उसको अगर कोई चीज में वो कंफर्टेबल नहीं है और बाकी भीड़ें जो हैं उस चीज को फॉलो कर रही हैं, तो जो बुरी ताकतें हैं वो क्या करती हैं, वो उसको आइसोलेट करने की कोशिश करती हैं। आइसोलेट करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको उसको विक्टिम बना देते हैं वो, और वो सोशल सपोर्ट से उसको अलग कर देते हैं। उसकी जो सोशल लेवल पे जो उसका सर्कल है उससे उसको अलग कर देते हैं, और उसको तोड़ते हुए उसको अलग थलग करते हैं, ताकि उसको लगे कि वो कमजोर है। उसको कमजोर महसूस कराने के लिए उसको अलग कर देते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर और क्या करते हैं वो लोग आगे बढ़ने के लिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बहुत से जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसमें जब क्रिमिनल्स होते हैं उनको लेके जाया जाता है कोर्ट के अंदर, और बाद में कोर्ट जो सजा सुनाती है तो जेल में कभी कभी एक ये सबसे लास्ट चीज होती है जब उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है, यानी कि उसको अलग थलग करके एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। ना वो किसी से बात कर सकता है, ना वो किसी की शक्ल देख सकता है। उसको एक छोटी सी खिड़की में से धूप मिलती है और बाकी टाइम पे उसको कुछ भी नहीं मिलता है। उसको खाने की जो प्लेट मिलती है वो भी उसकी जो है गेट से नीचे से सरका दी जाती है। वो किसी आदमी की शक्ल नहीं देख पाता कई कई टाइम तक। तो इस प्रकार से जी उसका जो मानसिक स्तर है, जो उसका मनोबल है, उसको तोड़ा जाता है। ये होता आइसोलेशन। तो इस प्रकार से जी आज के दिन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमें पूरा शक है और हमें दिख रहा है ये चीज कि आगे भी जो बुरी ताकतें हैं वो यही करने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा हम आपके माध्यम से कि लोग जो हैं एकत्रित हों, आपस में संगठित हों। आइसोलेट तभी होंगे जब आपके साइकोलॉजिकल आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, उस कारण से ही आप आइसोलेट हो सकते हैं। अदरवाइज वो आपको नहीं कर सकते आइसोलेट। तो ये जो लॉकडाउन शब्द है इसकी आपने पुरजोर निंदा करनी है। और लॉकडाउन किसी भी केस के अंदर अगर ये गलत तरीके से लगाते हैं उसको आपको बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंस जो है वो सामाजिक दूरी है हिंदी में। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, वो सामाजिक दूरी है। वो हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसके अंदर वो है मोनोपोलाइजेशन ऑफ परसेप्शन। जो आपके दिमाग में कोई पिक्चर बनती है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे परसेप्शन। कि आपके दिमाग में जी किसी आदमी की कोई इमेज बन रही है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं। तो हर एक इंसान की एक हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड में उस आदमी की पिक्चर बनती है। तो वो उसका जी परसेप्शन होता है हमारे माइंड के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम उस आदमी से बिहेवियर करते हैं। उसके अनुसार हमारा जो है उस आदमी के साथ व्यवहार रहता है। तो वो जी जो परसेप्शन होती है उसकी मोनोपोलाइजेशन करना, यानी कि आपको एक ही किस्म की आपको मनोवैज्ञानिक स्थिति बना देना। आपको ऐसा महसूस कराना कि चारों तरफ से एक ही बात बोली जा रही है। कि अगर चार कंपनीज हैं और उन चार कंपनी का बाप अगर एक है, तो वो बात एक ही पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन आपको ये एहसास कराया जाएगा चार अलग अलग कंपनीज हैं।
जबकि एक्चुअल में वो बात अपने बाप की मान रहा है, जो उनके ऊपर मास्टर कंपनी है वही ऑर्डर दे रही है, और उसके ऑर्डर देने पे वो 4 या 5 कंपनी दिखाने के लिए 4 या 5 हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सबके सब एक है। इस प्रकार से वो मोनोपोलाइजेशन करते हैं आपकी परसेप्शन की, आपके परसेप्शन से, आपके दिमाग से वो खेलते हैं। ये भी एक प्रकार का कोअर्जन है, आपको दबाव देना, क्योंकि आप शायद नहीं मानते अदरवाइज उनकी बात फ्री विल से, लेकिन जिस प्रकार से वो आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस प्रकार से वो आपको एक एहसास कराते हैं कि यही चीज सही है और पूरे सिस्टम के अंदर यही चल रहा है। तो आपको एक फेक महसूस होता है कि जो कंपटीशन आपको लगता है कि बाकी कंपनीज भी ये बोल रही हैं, जबकि एक्चुअल में वो कंपनीज जो है उसी एक मास्टर कंपनी की जननी होती हैं। जी इससे अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ह्यूमिलिएशन एंड डिग्रेडेशन। इसमें अगला जी पॉइंट है ह्यूमिलिएशन एंड डिग्रेडेशन। उसको ऐसा महसूस कराना कि वो जैसे कि समाज से हटके कुछ कर रहा है। इस जी प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। आज आप देख रहे होंगे टीकाकरण के नाम पे बहुत से ऑफिसर्स जो हैं इस प्रकार से प्रेशर डाल रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव के स्तर के ऊपर बहुत से जो गांव के प्रधान हैं वो इस तरह की बातें कह देते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर आता है। वो कहते हैं कि ये तो समाज से कट जाएगा अगर ये टीका नहीं लेगा तो ये कैसे कट जाएगा समाज जी से, बताओ। एलोपैथी का सपोर्ट करना क्या समाज से कट जाएगा? हमारा आयुर्वेद जो 5 लाख साल से भी पुराना है, उसको अगर वो अडॉप्ट करता है तो क्या वो समाज से कट जाएगा? तो इस प्रकार से ये गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और गलत चीजें कह के उसको जो है ह्यूमिलिएट किया जाता है, और उसकी जो साइकोलॉजिकल पोजीशन है, या जो उसकी सोशल स्टैंडिंग है, उसको डिग्रेड किया जाता है। यानी कि उसकी जो सोशल स्टैंडिंग है उसको गलत महसूस कराया जाता है। उसके आसपास के एरिया के अंदर लोगों के अंदर एक ये फैला दिया जाता है कि ये तो समाज से हटके कुछ कर रहा है, जबकि उसका माइंड सही है, लेकिन उसको प्रेशर करने के लिए इस प्रकार से ह्यूमिलिएशन की जाती है। अगला पॉइंट है इसमें एग्जॉशन। इसमें सेमी स्टार्वेशन की जाती है। एग्जॉशन यानी कि उसको उसको एग्जॉस्ट कर देना, कि उसको इतनी उसकी एनर्जी से डिप्राइव कर देना कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करने लग जाए। तो उसको एग्जॉस्ट कर देते, चारों तरफ से इतनी इंफॉर्मेशन आएगी, चारों तरफ से उसको ये बातें कही जाएंगी कि आप ये चीज कीजिए, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार जी से जो है उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, और उसकी मेंटल और फिजिकल जो वेलबींग है उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से भी किया जाता है कि आपको नेगेटिव न्यूज दिखा के आपके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करके आपको 24 घंटे जो है वो लोग जगा के रखने की कोशिश करते हैं, स्लीप डिप्राइव करते हैं। क्योंकि अगर आप साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है। इस कारण से मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ऐसी नेगेटिव न्यूज जो बंदा रात को भी देख रहा है, रात को 9 बजे 10 बजे सोने से पहले अगर वो इस प्रकार की न्यूज देखता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आप तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो उसके माइंड में चलती रहती है, और जी जैसे ही वो सोता है उसके थॉट्स के अंदर वो डीप स्लीप में नहीं जा पाता है, और वही सब चीजें जो प्रोग्रामिंग उसको टीवी के माध्यम से दिखाई जाती है वही उसके दिमाग में घूमती है, और अगले दिन फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसकी एनर्जी भी लो हो जाती है, और वो जो है सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वो क्या सही है क्या गलत है। तो एक आदमी का सही तरीके से डिसीजन ना लेना कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद अगर वो डिसीजन लेता है तो हम उसको फ्री विल नहीं कहेंगे, उसकी जो स्वतंत्र इच्छा है हम वो नहीं कहेंगे उसको। वो जो है दबाव में काम कर रहा है, इसका मतलब। जी अगला जो इसके बाद इसमें पॉइंट उठाते हैं वो है थ्रेट्स, यानी कि धमकियां देना। ये आपने देखा होगा यहाँ पे अभी भी चल रहा है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपके अखबारों के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से इस प्रकार से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, या हम आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करेंगे, या आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की जी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आप एलोपैथी की कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहते हो तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये हमने पहले भी आपको इस बारे में कई बार बताया है, इस बारे में वीडियोस में भी आई हैं और ऑडियोज में तो हम लंबे समय से डिस्कस करते आ रहे हैं इन बातों को, और निजी स्तर पे। तो इस प्रकार के थ्रेट्स दिए जाते हैं उनको, और थ्रेट्स के कारण से क्या होता है, वो आदमी जो है एंजाइटी में आ जाता है, वो बहुत चिंता में आ जाता है या प्रेशर में आ जाता है, और वो जो चीज वो नहीं करना चाह रहा होता वो भी वो चीज कर लेता है उस एंजाइटी के कारण से। तो ये भी उसकी फ्री विल जो है उसके अगेंस्ट हो गया। जी जी। जी, इसके जी अलावा साहिल जी। कुछ और भी हैं टॉपिक्स, हम जो है इसके बारे में और लंबी डिस्कशन इसके बाद करेंगे। जी।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। वैसे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी साहिल जी आपने, क्योंकि इस चीज को बारीकी से समझना जरूरी है, किस तरह से पूरी पीछे ताकतें काम कर रही हैं। मदन जी मैं आपके पास आऊंगा, और जैसा कि भी राजीव दीक्षित जी जो कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उनके सबसे ज्यादा आप करीबी रहे हैं, वो भी तमाम षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनका बोलबाला उस समय भी था और आज की डेट तक भी है। लाखों करोड़ों लोग वो हमारे बीच नहीं भी है, लेकिन उनकी विचारधारा हम जैसे या आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों में मौजूद है। वर्तमान के षड्यंत्र आप भी देख रहे हैं, और आप और ज्यादा अच्छी दृष्टि से देख रहे होंगे, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा लंबे समय से 12 साल की उम्र से ही इन षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तरह तरह के लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अब मैं समाधान की अगर बात करूं, जैसे कि साहिल जी ने भी बताया, तो उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में बता दिया कि एक्चुअल में षड्यंत्र है क्या। लेकिन ये समझने के बाद अब इस षड्यंत्र के खिलाफ अगर हम इसे छुटकारा चाहते हैं, षड्यंत्र का समाधान क्या है, जो ताकतें हैं हमारी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय है चाहे वो देश में भी हैं, समाधान के तौर पर आप क्या बताएंगे? मदन जी आपका इसमें जरूर हम मार्गदर्शक चाहेंगे कि आप मार्गदर्शक करें दर्शकों को भी और हमें भी। बिल्कुल। देखो सुमित भाई कि राजीव भाई जो है, हम सब लोग जो है उस वक्त से इन सब षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ रहे हैं जब इंटरनेट का जमाना नहीं था। मैं जी आपको बताऊं कि सबसे पहली विदेशी कंपनियों की लिस्ट और ये विदेशी ताकतें कितनी हमारे देश के ऊपर हावी है, और जी कब से ये षड्यंत्र चल रहे हैं इसके बारे में हम लोग जो है, हम लोगों ने सबसे पहली लिस्ट बनाई थी विदेशी कंपनियों की। तब कोई इंटरनेट का जमाना नहीं था, हम लोग मतलब तो इंटरनेट कैफे भी नहीं आए हुए थे। तो हम मैगजीन्स में देखते थे, पेपरों में देखते थे, जहां जहां उनके अकाउंट छपते थे, उनकी जो बैलेंस शीट छपती थी, उन बैलेंस शीट में से उनकी लिस्टिंग करते थे। तो बहुत सारे मैगजीन्स लेकर आना, बहुत सारे पेपर्स लेकर आना, उसमें से एक एक कंपनियों के बारे में खोजना। और जो जो लोग विदेश में जाते थे, हमारे कोई साथी होते थे, कई सीए होते थे या वकील होते थे, ऐसे लोग जो विदेशों में कुछ काम करते थे, तो वो भी हमको निकाल कर देते थे ऐसे लिस्ट। तो मैं आपको बताऊं कि मतलब ये तो उस जमाने की बात है। आज तो बहुत इजी हो गया है कि हम 2 मिनट में किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। मगर आज का जमाना भी, और ये जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये भी बहुत मायने रखता है। और मैं तो सोचता जी हूँ कि किसी एक व्यक्ति को पूजने की बजाय उसके विचारों को हमने पूजना चाहिए। और हम लोग राजीव भाई से जुड़े थे तो उनके विचारों से जुड़े थे। राजीव जी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार था। तो विचार कभी मरने जी वाला नहीं है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो षड्यंत्र इस देश में चल रहे हैं, वो आज से नहीं, हजारों साल से चल रहे हैं। बिल्कुल और ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जब आप समृद्ध होते हैं, तो उस समृद्धता को, उस समृद्धि को लूटने का काम जो है ना, वो विदेशी ताकतें करते रहती। पहले आपने युद्ध देखे होंगे कि बताया जाता था कि भैया आपके पास में कितने पैदल सैनिक है, आपके पास कितने भाले वाले हैं, आपके पास हाथी कितने, घोड़े कितने, ये सब उसकी जानकारी लेकर फिर युद्ध लड़ा जाता था। मगर जब से ये युद्ध नीतियां खत्म हुई, तो उस युद्ध नीतियों को खत्म करके इन्होंने, और होता क्या था, एक एक कबीले दूसरे कबीलों से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं। जितनी जमीन उन्होंने एक्वायर कर ली, उतना उतनी जमीन उनकी। तो वो ऐसी समृद्धता को देखते हुए, इसी भारत की समृद्धि को देखते हुए भारत में आए और भारत को लूटने की उन्होंने कोशिश की। भारत की पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उसकी शिक्षण व्यवस्था, उसकी कानूनी व्यवस्था, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने पूरा तोड़ दिया। मतलब आपने जी राजीव जी से सुना होगा कि लॉर्ड मैकॉले जब 17 साल घूम रहा है देश में, तो वो बोलता है कि आई सीन आई मतलब कि मैंने जो है, आई नेवर सीन अ सिंगल बेगर इन दिस कंट्री। आई नेवर सीन अ पर्सन हु इज सिटिंग एट अ वन प्लेस। आई नेवर सीन अ पर्सन हु इज सिटिंग एट अ वन प्लेस एंड हु इज अ बेगर। मतलब कि कोई भिखारी या गरीब है, ये मैंने देखा ही नहीं। एंड वो बोलता है कि आई सीन सच अ वेल्थ इन दिस कंट्री दैट वी आर नेवर थिंक टू कॉन्कर दिस कंट्री। मतलब कि हम इस देश को गुलाम बनाने की सोच भी नहीं सकते। तो बोलते हैं इनकी ताकत क्या है, तो इनकी ताकत है इनकी पढ़ाई, इनका जी एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे देश से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, प्रतिभा पलायन हो रहा है, या इस देश से जिन जो सोचने वाले लोगों को, जवानों को लेकर लेकर जा रहे हैं लोग। आज मैं देख रहा था
कि आईआईटी पवई में इतने सारे अमेरिका और दूसरे विदेशों के लोगों ने आईआईटी पवई के हमारे होनहार जवानों को वो लेकर जा रहे हैं, उनको बड़ा बड़ा पैकेज दिया जा रहा है। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ऐसी आईआईटीज को जो है स्पॉन्सर किया जाता है और वहां से जो हमारे जो बेस्ट ब्रेन होते हैं इस देश के वो ले जाए जाते हैं। तो जो जो देश के लिए सोचना चाहिए वो लोग ही इस देश में नहीं होंगे तो लोग तो हमारे ऊपर हावी होंगे ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो षड्यंत्र है ये आज से नहीं है, कि ये हजारों साल से हमारे देश में चल रहे हैं, पैसे वसूल करने की साजिश कर रहा है। तो आप जब ये बोलना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके एरिया के, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपके मतदार संघ के किसी भी आमदार, एमएलए या खासदार के किसी की भी साइन किसी लेटर के ऊपर नहीं है, वो पूरी तरह से जी सेफ है बिल्कुल। क्योंकि उनको जी पता है। बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे तो वो अपनी स्टैंड ले रही है कि ये स्वैच्छिक है, और वहीं जो हो रहा है कि ऊपर लेवल से इस प्रकार से कलेक्टर्स को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको हाँ, मैसेज पहुंचाए मतलब जा कि रहे हैं, हम जब और से वो साहिल कलेक्टर्स भाई ये अपने बोल, लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल जो है अनलॉफुल ऑर्डर्स पास करके और लोगों को ये वो कह तो रहे हैं कि 3 साल आप में सबके चला सब जाएगा, आप लगाइए, उसको पकड़ेंगे कहां वो पर? चला जाएगा। और ये इस प्रकार से वो कर भी नहीं सकते हैं, और लोग मानते हैं तो लोगों को हाँ, मानना भी नहीं चाहिए इस प्रकार की चीज। जिंदगी आपकी है, शरीर आपका है, ना सरकार ने ना कलेक्टर ने आपको जन्म नहीं दिया, आपकी माता ने आपके पिता ने आपको तो जन्म दिया, बहुत मुझे पाल पोस मुझे के बड़ा मुझे किया है। साहिल भाई ये लगता है कि एक जी बहुत अच्छी आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, या हम सब लोगों के पास में वो हमारे एक प्रारूप में होनी चाहिए कि हमने हमारे जो आमदार है, खासदार है भैया, उसको उसको लेटर लिखने चाहिए, उसको जी हजारों लाखों लेटर अपने अपने जी कॉन्स्टिट्यूंसी से जाने चाहिए, उसको जी ट्वीट जाना चाहिए कि तुम अगर हमारे ऊपर सख्ती करोगे तो अगले चुनाव में हम तुमको मतदान नहीं करेंगे। वो मतदान से ही बिल्कुल। डरते हैं, उसको पता है कि जी नेक्स्ट बिल्कुल। टाइम मैं चुनकर नहीं आने वाला हूं, मेरी जनता के साथ मुझे रहना है। तो वो हम्म। जो है ना ये सख्ती नहीं करेगा, वो लॉकडाउन नहीं लगाएगा। हमने जो है ऐसे मार्च निकालने चाहिए गांव गांव में कि जो हमको लॉकडाउन से बचाएगा हम उसको वोट करेंगे, जी, मैं तो जो इसमें ये भी हमको ऐड करना वैक्सीनेशन चाहूंगा। वैक्सीनेशन मैं जबरदस्ती इसमें नहीं करेगा उसको हम ये लोग भी वोट देंगे, जो मास्क की मैं इसमें जबरदस्ती नहीं ये करेगा भी उसमें हम बिल्कुल लोग। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो बहुत से लोग जिन्होंने एक लगवा लिए या दो लगवा लिए, वो लोग सोचते हैं कि हम इसका विरोध ना करें, तो ये तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, तो आपको भी ये विरोध तो करना आठ चाहिए इस चीज आठ का। बूस्टर की जबरदस्ती आठ का विरोध बूस्टर की कीजिए। लिस्ट है। हाँ, हाँ, जबरदस्ती के नाम पे विरोध कीजिए, और जबरदस्ती बस। के लिए आप इस चीज पे आवाज और वो उठाइए कि अधिकार हाँ, है हमारा। जबरदस्ती ना हो। अगर आपको खुद से लेना है तो आप जाके लीजिए, आप कोई चिंता नहीं है, आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जागृत करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मूर्ख बन जाएंगे तो एक समय के बाद तो आदमी कितना का आपको बचाएगा। तो आप नहीं अपनी नहीं, स्वेच्छा इसमें के खुद इसमें क्या मालिक हो हैं, रहा है साहिल भाई तो कि सभी देखो लोगों को आगे आना चाहिए। मैं भाई साहब एक इसमें एक थोड़ी सी स्टोरी और मैं बात आपको ऐड करना बताना चाहूंगा। चाहता हूँ। मैं एक इसमें थोड़ी एक सी ऐड एक करना चाहूंगा, एक्चुअली ना काफी समय हो गया आज थोड़ा, हम्म तो कोशिश कर थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना फिर हम्म सुमित भाई का भी डिस्कनेक्ट हो गया आई गेस। हम्म तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि टफेस्ट क्लाइम लीड्स टू द ग्रेटेस्ट व्यूज। जब हम्म हम चढ़ाई करते हैं किसी पहाड़ के ऊपर, तो जब बहुत मुश्किल चढ़ाई हम करके पहुंचते हैं, तभी क्या होता है, हमें बहुत ही दिलचस्प जो होते हैं व्यूज देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलता है। तो ये जो है मतलब कठिन चढ़ाई चल रही है, ये आज के दिन जो हम क्रांति का शिलान्यास कर रहे हैं, ये एक बहुत ही कठिन चढ़ाई चल रही है, जो हम उस नहीं, पर्वत के अब ऊपर अगर चढ़ रहे रास्ते हैं। पर नहीं उतरे ना, अब अब जब हम अगर उस रास्ते पर पर्वत के नहीं ऊपर जब उतरे चढ़ साहिल भाई जाएंगे तो तो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम रास्ते पे भी उतरेंगे, हम लेटर्स अब भी रास्ते पे चलाएंगे, देखो, हम मुझे हर मैं प्रकार उन से सब लोगों करेंगे। से कहना चाहता हूं ये सुमित भाई आपके ये माध्यम से ये जो जी है जी छोटी चीज नहीं कि है। ये हम जो बदलाव कर रहे हैं, ये 500 सालों का इतिहास है, जिसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ेंगे, और डेफिनेटली विजय हमारी होगी इसके अंदर। और बिल्कुल। जो सुमित टेम्पलार, जो भाई बड़ी कंपनीज पुराने टाइम से लगी हुई हैं, हम उसका पूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, और रास्ते पे भी उतरेंगे, जिस प्रकार से मदन जी ने सुमित कहा, भाई उस आपसे प्रकार मैं से हम एक वास्तव में उतरेंगे। विनंती करता हूं कि आप तो इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, आप उन जी जी सब बिल्कुल। लोगों से विनंती करिए कि अब वीडियो बनाने का समय चला गया है। हम्म। जी आप जो है ना, लोगों को सारा षड्यंत्र समझ में आ गया है। मैं उन जी सब नेताओं से, उन सब समाज सेवकों से ये कहना चाहता हूं कि जो जो लोग वीडियो के माध्यम से सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं, अब लोगों को सब समझ में आ गया है, आपका विचार, ये इनका षड्यंत्र सब समझ में आ गया। अब लोगों को रास्ते पर आकर इनका विरोध करने के लिए आप भी उनके साथ आइए, क्योंकि आप जब चलेंगे इनको इंजन की जरूरत है।
जब ये इंजन बाहर निकलता है तो सब लोग जो उसके साथ जुड़ जाते हैं। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, जब राजू भाई ने शुरुआत की थी, तो वो अकेले इस देश में घूम रहे थे। आज करोड़ों लोग जो है राजू भाई के फॉलोअर हैं। बिल्कुल। हम लोग भी जब आंदोलन, स्वदेशी भारत आंदोलन के माध्यम से हम जब पूरे मुंबई में और इधर उधर प्रदर्शन कर रहे थे, और आज भी हम लोग कर रहे हैं, हम वीडियो भी बना रहे हैं, हम रास्ते पर भी आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो वीडियोस बना रहे हैं उनको लोगों के साथ में आकर खड़े रहेंगे तो और ज्यादा क्षमता बढ़ेगी, लोगों की शक्ति बढ़ेगी। और लोग, और हो क्या रहा है कि जैसे साहिल भाई कह रहे थे ना कि अभी ये षड्यंत्र जो है इसको रोकना, मतलब जो फर्स्ट डोज ले लिए है उनको लगता है कि हम विरोध नहीं करेंगे। मैं आपको इसी माध्यम से बताना चाहता हूं कि 4 बैल खड़े हुए हैं, 4 बैल खड़े होते हैं और शेर आता है, और शेर बोलता है कि भैया देख, एक 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 बैल के कान में बोलता है, देख तू कुछ प्रतिकार मत करना, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। फिर दूसरे के पास जाता है, फिर बोलता है देखो तू भी प्रतिकार मत करना, मैं तुझे भी नहीं खाऊंगा। तीसरे के पास जाता है, उसको बोलता है तू भी प्रतिकार मत करना, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। चौथे के पास जाता है, तू भी प्रतिकार मत करना, तुझे नहीं खाऊंगा, और वो चारों को खा जाता है क्योंकि कोई प्रतिकार नहीं करता। तो संगठन की शक्ति जो है, मैं देखो, हम सब लोग ऐसे सच के रास्ते पर चल रहे हैं कि सच के रास्ते पर चलता रहूंगा तो माहिर बन जाऊंगा, है ना। सच के रास्ते पर चलता रहूंगा तो माहिर बन जाऊंगा, और नहीं चलू और चलते रहूंगा, साथ में लोग आते रहेंगे तो माहिर तो बन जाऊंगा चलने में। या तो मुसाफिर बन जाऊंगा या माहिर बन जाऊंगा। तो आप जब चलते रहते हैं किसी चीज को लेकर, तो या तो आप उसमें माहिर बन जाते हैं या उसमें आप मुसाफिर बन जाते हैं। इसलिए चलना जरूरी है, लोगों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। और आप ये भूल जाइए कि आप अकेले हैं, कोई अकेला नहीं है। राजू भाई जो है वो कहते थे कि आओ हम इतिहास बनाए, युग परिवर्तन की घड़ियों में एक नया अभियान चलाए। क्या नहीं देखा कण जामन का दूध जमा देता है मन भर, क्या नहीं देखा टिमटिमता यह दीप उजाला करता घर भर। तुमने बोया था छोटा जो बीज बना वो सुंदर तरुवर, क्या नहीं देखा धूप जला जो गंध बहाता लहर लहर। क्यों समझे खुद को अकेले, क्यों समझे खुद को एकाकी, आओ हम पुरुषार्थ दिखाए, आओ हम इतिहास बनाए। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूं कि अब रास्ते रास्ते पे उतरने की बात है। अभी इनका जो सविनय अवज्ञा भंग करने की बात है, इनके मुखौटे जलाने की बात है, इनके पुतले जलाने की बात है, इनके जो है इनके खिलाफ मुंडन आंदोलन करने की बात है। और समय अगर आता है तो इन ऑफिसरों के भी मुंडन करने की और इन नेताओं के मुंडन करने की भी बात हमको करनी चाहिए। और पूरे अहिंसक तरीके से जो है लोगों को रास्ते पर उतरकर जो है पूरे संविधान का ध्यान रखते हुए, कानूनों का ध्यान रखते हुए, अंग्रेजों के कानूनों का नहीं, भारत के कानूनों का, भारत के कानूनों का ध्यान रखते हुए पूरी तरह से हमने रास्ते पर उतरकर इनका विरोध करना चाहिए, बिना रुके, बिना डरे। आज अगर आप डर जाएंगे तो आप भूल जाइए कि अगली जो जनरेशन है वो आपको याद रखेंगी, या आपको बोलेंगे कि जिस वक्त ये षड्यंत्र चल रहा था आप सो क्यों रहे थे। तो सोने का वक्त खत्म, जागने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। चलिए, थोड़ी समय की भी समय सीमा है, काफी लंबा भी हो गया है कार्यक्रम में, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह के और कार्यक्रमों के साथ आपके विचार जो और रह गए हैं उनको भी हम रखें। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा साहिल जी, आप फाइनल अपना जो भी मैसेज कहना चाहते हैं उसके बाद इसको एंड करेंगे। जी साहिल जी। जी, जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि ये हमारी क्रांति का शिलान्यास चल रहा है इस समय पे, आप सब लोग जो है पुरजोर तरीके से इसमें बढ़ चढ़ के साथ लीजिए और जल्द से जल्द जो है सबसे ज्यादा जो है कनेक्ट होइए। हमारे से भी, मदन जी से भी, सुमित जी से, आप जो है किसी भी माध्यम से कनेक्ट होइए, क्योंकि हम सबकी विचारधारा एक है और हम इन लॉकडाउन्स के और ये जो जबरन टीकाकरण है इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आपकी जिस भी प्रकार से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप जल्द से जल्द जुड़िए। और इसी सूची के अंदर हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा, कि जो ये अनलॉफुल यानी कि गैर न्यायिक और गैर कानूनी जो लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, जो तालाबंदी की जा रही है, उसके खिलाफ आप किस प्रकार से पुलिस ऑफिसर, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले ऑफिसर्स हैं, उनसे आप किस प्रकार से सवाल जवाब करें, किस प्रकार से आप उनसे बातचीत करें ताकि वो आपकी बात को समझ जाएं और वो अपने पद का दुरुपयोग ना करें और आप जो है
पुरजोर तरीके से सामने उनके खड़े हो सकें और अपने पॉइंट्स को रख सकें। इस बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं जल्दी। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत इस धन्यवाद। लाइव मदन जी, आपका भी कीमती समय निकाल करके अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है सभी दर्शकों को आपके क्रांतिकारी विचारों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और उनको मार्गदर्शन मिला है। तो अब फाइनल कंक्लूजन के तौर पर यही कह सकते हैं कि यही वक्त है, अब अगर जाग गए, कुछ कर सकते हैं। बाद में हो सकता है आपके पास जागने तक का भी वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए खुद भी जागिए, जी, दूसरों को भी जगाइए और देश बचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।